आम तौर पर किसी भी देश की सीमा सुरक्षा के लिए मुख्यतः 3 सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है: जल सेना, वायु सेना और थल सेना। और ये तीनों सेना अगर मजबूती से अपना काम करती हैं तो उस देश में आप किसी से भी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। थल सेना जमीन से, वायु सेना आकाश से और जल सेना समुद्र की तरफ से आने वाले खतरों से बचाती है। जल सेना को ही नेवी कहते हैं, जो किसी देश की समुद्री सीमा पर बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर पर गश्त लगाती रहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर समुद्र में ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन हम आज ऐसे फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करेंगे जो कि समुद्र और आकाश दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज यादव और आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। तो फिर चलिए आराम से शुरू करते हैं। अगर हम दुनिया के पहले फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो वह साल था 1920, जिसमें यूएस की मिलिट्री ने ऐसे ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए थे। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम थे यूएसएस मेकॉन और यूएसएस एकरॉन। इन दोनों में 2-2 हैवी वेट के एयरक्राफ्ट कैरी करने की क्षमता थी। इसमें एयरक्राफ्ट को हुक के द्वारा लॉन्च किया जाता था, क्योंकि इन कैरियर्स में किसी रनवे की सुविधा नहीं थी। इन कैरियर्स की मदद से यूएस की सेना को काफी फायदा हुआ। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? क्योंकि ये पिछले किसी भी शिप कैरियर की तुलना में डबल स्पीड से सफर तय करती थी। काफी समय तक इनको यूज में लाया गया। फिर 1933 में अटलांटिक महासागर पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 73 सैनिकों की जान चली गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये हादसा यूएसएस एकरॉन के क्रैश होने की वजह से हुआ था और उसके 2 साल बाद मेकॉन भी क्रैश हो गया। इस हादसे की वजह से और खराब मौसम में सही से ऑपरेट न होने की वजह से इस कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तब यूएस के एयरफोर्स को F-84 पैरासाइट फाइटर को न्यूक्लियर बॉम्बर से लॉन्च करने का आइडिया आया और इसको भी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जल्द ही सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बोइंग 474 आग को कुछ ऐसी टेक्निक और डिजाइन से बनाया गया जिसमें 12 फाइटर प्लेन को आसानी से कैरी किया जा सकता था। यह एक फ्लाइंग हैंगर की तरह काम करता था। बहरहाल ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका और इसे भी रद्द कर दिया गया। इसी आइडिया पर काम करते हुए सोवियत यूनियन ने भी 1960 में कैप्सियन सी मॉन्स्टर नाम का एक ग्राउंड व्हीकल की खोज किया था। इस मॉडल का एक ही यूनिट बनाया गया था। इसके चलते सोवियत यूनियन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। आखिरकार 1980 में इसको भी रिटायर कर दिया गया था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। हालांकि यह उस समय का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसके आइडियाज दुश्मन देशों के हाथ न लगे, इसलिए इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस घटना के बाद से इस तरह का फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश ने बनाने की कोशिश नहीं की। इसका सबसे बड़ा रीजन यह था, इतना बड़ा एयरशिप कैरियर होने की वजह से दुश्मन के रडार में जल्दी से आ जाता था और दुश्मन सबसे पहले इसी को टारगेट करते थे। और इतना विशाल होने की वजह से इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का खर्चा बहुत अधिक हो जाता था। इतना अधिक कि इतने खर्चे में 2-3 फाइटर प्लेन बनाया जा सकता था। अगर कोई देश इनको बनाने के बारे में सोचता भी है तो सबसे पहले उसे इन बातों का ध्यान जरूर देना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज करना पड़ेगा जिससे वह दुश्मन के रडार में डिटेक्ट ना किया जा सके, और इसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ साथ
ऐसा बनाना चाहिए जिससे दुश्मन की आने वाले हर एक खतरे को रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर सके। दोस्तों, अभी तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका दुख है मुझे, पूरी सिंपैथी है मेरी, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन जब भी कभी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बारे में सोचा जाएगा तो सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।